बहुत अच्छे से मानचित्रण करना है बेटा। जैसा जैसे मैं बोलूं वहां से शुरू करना है, जैसा जैसा बोलूं बहुत आराम से। सबसे पहले यूरोप की पेरिफेरी देखेंगे, और पेरिफेरी में यहां देखो आपको एक अटलांटिक ओशन दिखेगा, एकदम पेरिफेरी, एकदम पेरिफेरी। अटलांटिक ओशन से संलग्न ये ब्रिटिश द्वीप समूह दिखेगा, ब्रिटिश आइल्स। तो अटलांटिक ओशन एंड नॉर्थ सी के ठीक मध्य में ब्रिटिश आइल्स है, और इसके उत्तर में नॉर्वेजियन सी है, जिसके पास एक आइलैंड है, आइसलैंड। अभी केवल इतना देखो, जितना बोलता जाऊं केवल उतना देखो। नहीं, हर देश से अटलांटिक महासागर नहीं सटा बेटा। अभिषेक जहां जो जरूरत थी वो सब बताया बेटा। ठीक है, फिर बोल रहा हूं अटलांटिक महासागर तो चलो इधर की ओर है ही। आपने सबसे पहले देखा ब्रिटिश आइल्स, और ब्रिटिश आइल्स के साथ नॉर्थ सी, यहां नॉर्वेजियन सी, और यहां पर आइसलैंड। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से मैं एकदम अलग अलग करके भी आपको दिखाऊंगा। उत्तर में जब आप जाएंगे ना यहाँ पे, तो ये आर्कटिक महासागर का हिस्सा होगा। आर्कटिक, यहाँ पर आर्कटिक महासागर होगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा दोस्तों आर्कटिक महासागर का होगा, आर्कटिक महासागर। पूजा शर्मा, बहुत खुशी की बात है बेटा। सौरभ पांडे, मैंने तुम्हारे क्वेश्चन नहीं देखे बेटा। ठीक है सौरभ, व्हाट्सएप पर आपसे कुछ क्वेरी था, शायद मैंने व्हाट्सएप पे देखा नहीं। ठीक है, दोबारा कर देना। ठीक है आदित्य, पक्का। चलो अब आओ टॉपिक पर आओ, टॉपिक पर आओ। अब यहां आपने देखा अटलांटिक, तो इसके उत्तर में आर्कटिक, तो अटलांटिक के पूर्व में और आर्कटिक के दक्षिण में अवस्थित जिसकी पूर्वी सीमा यहां पर देखेंगे, ये वाली चीज, जिसकी पूर्वी सीमा यूराल पर्वत, हर्षिनियन ओरोजेनी का वलित पर्वत है, यूराल पर्वत एवं यूराल नदी द्वारा सुनिश्चित की जाती है। यह पूर्वी सीमा है यूरोप की। यूरोप एक पूर्ण महाद्वीप नहीं है, यूरोप एक अर्ध महाद्वीप है। यूरोप एक अर्ध महाद्वीप है जो कि यूरेशियन महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, यूरेशियन महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। यह यूराल पर्वत देखो, यूरोप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर, यूरोप के पूर्व में यूराल पर्वत एवं यूराल नदी इसकी सीमा बनाती है। और इस यूराल पर्वत से जुड़ी हुई एक नदी है, उत्तरवर्ती नदी, जो उत्तर की ओर जाती है, उसे कहते हैं पिचौरा रिवर। ये पिचौरा रिवर बेसिन का भी क्षेत्र, इसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे गुणवत्ता का कोयला छुपा हुआ है। गुणवत्ता कहूं या गुणवत्ता तो थोड़ा इंफीरियर भी है, तो मात्रा बहुत ज्यादा है। ये पिचौरा नदी, तो आप यहां पूर्व में देखेंगे पिचौरा नदी घाटी, यूराल पर्वत, यूराल नदी घाटी। ठीक है, अभी और यूरोप की सीमा बनानी है। फिर उसके बाद आप देखोगे दोस्तों, यहां से भी एटलस में आप काम करते जाना, नहीं करोगे तो गड़बड़ होगा और मैं बहुत डांटूंगा आपको। फिर उसके बाद आती है बात बेटा यहां पर कैस्पियन सागर की, कैस्पियन सी। ये सब यूरोप की सीमाएं दिखा रहा हूं, अभी यूरोप के अंदर अवस्थिति नहीं दिखा रहा। कैस्पियन सी, पूर्व की ओर की अगर सीमा को देखोगे तो पिचौरा नदी घाटी, यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर, एकदम पूर्वी सीमा, एकदम पूर्वी सीमा का निर्धारण कर दी। पूर्व में ये इतनी अवस्थिति, पिचौरा नदी घाटी, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, इसे एशिया से अलग कर दी पूर्व की ओर। फिर यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है कॉकेसस, और इस कॉकेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रस। कॉकेसस की सबसे ऊंची चोटी जो एल्ब्रस अवस्थित है ना, ये सारे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट ब्लांक तो अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक। बट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, कॉकेसस पर्वत पर अवस्थित है। कॉकेसस पर्वत पर अवस्थित है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, 3 देश अवस्थित हैं जिन्हें ट्रांस कॉकेसस कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। पर दोस्तों आप माउंट एल्ब्रस के बाद सीधे इधर की ओर आइए, इस समय पर काफी चर्चा में रह रहे एक सागर के बारे में जिसे आप जानते हैं ब्लैक सी। ब्लैक सी, बहुत गहराई से और गंभीरता से इन अवस्थितियों को देखिएगा। यूरोप और यूक्रेन वॉर के साथ इनका बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। ब्लैक सी के उत्तर में ये जो क्रीमिया पेनिनसुला है, बोलो वाह सर मजा आ रहा है, ये क्रीमियम पेनिनसुला पर इस समय रशिया का अधिकार है। मुझे नहीं पता किसका होना चाहिए किसका नहीं, पर मैं बता रहा हूं वो अवस्थिति अभी पढ़ा रहा हूं। रशिया का अधिकार, और इससे ही लगा हुआ है सी ऑफ एजोव। क्या लगा हुआ है बेटा? सी ऑफ एजोव लगा हुआ है, सी ऑफ एजोव, सी ऑफ एजोव। सी ऑफ एजोव बेसिकली आपको बताना चाहूंगा बेटा, इतना देख लिया, इतना बता दिया, देख लिया। आराम से दिखाऊंगा मैपिंग इसकी मैपिंग इस समय पर बहुत आराम से दिखाऊंगा। फिर से बोलना चाहूंगा, यहां से लेकर चलता हूं। अटलांटिक महासागर इसके पश्चिम में है, जैसे पूर्व की ओर बढ़ते हैं
तो ब्रिटिश द्वीप समूह, उत्तर सागर, नॉर्वे सागर, आइसलैंड। अभी इसके बारे में, स्कैंडिनेविया के बारे में हमने नहीं बताया, चाहूं तो मैं इसको भी बता देता अभी, पर अभी नहीं बताया। और जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, पूर्व जाते हैं, पूर्व जाते हैं तो यहाँ पर पिचौरा नदी घाटी, यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन, कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर के बाद इसमें मैंने अरल सागर को अभी नहीं जोड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं, जहां जिसकी जरूरत है मैं उसकी ही बात करूंगा, उसकी ही बात करूंगा। ये फिर कॉकेसस आता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रश है। फिर ब्लैक सी आता है, ब्लैक सी सी ऑफ एजोब से जुड़ा है। यहीं पर क्रीमियन पेनिनसुला है, यहीं पर क्रीमियन पेनिनसुला है। कुछ बच्चों ने लिखा है सर ये बेसिकली है तो यूक्रेन का हिस्सा, बट अब बट की बात क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप देखते चलो और समझते चलो। अभी पॉलिटिकल मैप दिखाएंगे, ठीक है, पॉलिटिकल मैप दिखाएंगे। ओके, ब्लैक सी, ब्लैक सी के बाद ध्यान से सुनते जाना, ब्लैक सी के बाद, अभी आपको यहाँ की नदियां भी सारी नहीं दिखा रहा, सब दिखाऊंगा, पर पहले एक तरफ से इसकी सीमा का निर्धारण कर लीजिए। ये जो सागर है, यहां नहीं लिखा, दिस वन, ये वाला जो सागर है, इसका नाम है बास्पोरस, सी ऑफ मरमरा, बास्पोरस जल संधि है, इसका नाम है मरमरा सागर। क्या लिख दिया आपने? फिर से बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, यहां पर मरमरा सागर और यहां पर है एजियन सागर, आप देख सकते हैं, दिस वन। ये है आयोनियन सागर, ये है टाइरेनियन सागर। बेसिकली ये टाइरेनियन, ये है लिगुरियन सी, ये है एल्बेरॉन सी। बोलोगे सर दिमाग चकरा गया। यहां पर एड्रियाटिक सागर तो है ही, अब दिमाग चकराए चाहे जो भी हो, ये अवस्थितियां सारी महत्वपूर्ण तो इस समय है ही। सुनते जाना ध्यान से, एजियन से लेकर के यहां पर एल्बेरॉन तक सभी के सभी सागर, ये मेडिटेरेनियन सी के आंतरिक सागर, ये सब मेडिटेरेनियन सी के अंग हैं, सब भूमध्य सागर के, सब भूमध्य सागर के अंग। एल्बेरॉन, लिगुरियन, टाइरेनियन, एड्रियाटिक, आयोनियन और एजियन। आराम से बेटा, आराम से। एल्बेरॉन, लिगुरियन, टाइरेनियन, एड्रियाटिक, आयोनियन, एजियन। और ये हो गया सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा। और सी ऑफ मरमरा के बाद आप पहुंच गए ब्लैक सी। और कुछ बच्चों ने कहा है कि सर सी ऑफ एजोब लैंडलॉक्ड है, इसको इस समय पर जोड़ दिया गया है, किससे? ब्लैक सी से बेटा, जुड़ा हुआ है। अब तो सोचो कि ब्लैक सी से सी ऑफ एजोब, फिर डॉन नदी, डॉन जुड़ गई है वोल्गा से, और वोल्गा से मॉस्को तक जहाजें सीधे प्रवेश करती हैं, आपको पता है बेटा, ऐसा जुड़ गई। बस इसीलिए कहता हूं आप अपना बस मत बनाओ, बताओ तो मैं सब समझा डालूंगा आपको, बहुत इत्मीनान से समझाऊंगा। बुक में कुछ कुछ नाम दूसरा दिया तो कोई बात नहीं, अंचल अंचल कोई बात नहीं बेटा। जिब्राल्टर जैसन अलग से है बेटा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आप लोगों की पुस्तक में शायद एल्बेरॉन के बारे में नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। मैंने देख भी लिया, नहीं लिखा, ठीक है, एल्बेरॉन के बारे में नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। अब फिर से एक एक करके, अभी बात खत्म नहीं हुई बेटा। अब इनके संबंध में कुछ हमें और बातें बतानी है, तो क्या बातें बतानी है तो सुनना ध्यान से। बेसिकली यहां पर जो सी ऑफ मरमरा है, सी ऑफ मरमरा, ये ब्लैक सी से एक जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं बास्पोरस, बास्पोरस जल संधि से जुड़ा है, बास्पोरस। इसी तरफ से ये मरमरा सागर एजियन सागर से भी जल संधि से जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, जिसे कहते हैं डॉर्डेनल्स। क्या कहते हैं? डॉर्डेनल्स। डॉर्डेनल्स, डॉर्डेनल्स। एक तरफ बास्पोरस जल संधि है, एक तरफ डॉर्डेनल्स। शिवम तुम्हारी क्लास कितनी बची है बेटा? अभी तो 200-250 क्लासेस बची। डॉर्डेनल्स नहीं है ना, मुझे पता है नहीं है। शिवम तुम्हारी 250 क्लास है बेटा अभी। ओके, फिर से बोलना चाहूंगा, तो यहां पर जो भूमध्य सागर है, एल्बेरॉन सी है, यहां पर एक जल संधि है जो कि अफ्रीका के साथ ही दिखाया था, इसका नाम जिब्राल्टर है। क्या नाम है? जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर। अब मैं कुछ शब्द बोलूंगा, अब मैं कुछ शब्द बोलूंगा, कुछ वर्ड्स बोलूंगा। डॉर्डेनल्स सी नहीं है, डॉर्डेनल्स जल संधि है, स्ट्रेट है। शुरू करता हूं यहां से, शुरू करता हूं यहां से। यहां आ गया जिब्राल्टर, जिब्राल्टर के बाद आ गया एल्बेरॉन, एल्बेरॉन नहीं तो आप समझो भूमध्य सागर। फिर आ गया ये लिगुरियन,
फिर टायरेनियन, फिर एड्रियाटिक सी, फिर आयोनियन, फिर एजियन। एजियन के बाद आता है डार्डनल्स जल संधि, मरमरा सागर, बास्पोरस जल संधि, काला सागर, काकेसस सागर, कैस्पियन सागर, यूराल नदी, यूराल पर्वत, पिचौरा नदी घाटी। इनके माध्यम से सारा यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया से अलग हो जाता है। फिर से बोलना चाहूंगा, जिब्राल्टर से लेकर एजियन सागर तक का यह समस्त भाग, ऐसा कह सकते हो। जिब्राल्टर के बाद ये भूमध्य सागर है, तो जिब्राल्टर एवं भूमध्य सागर ये अलग कर देते हैं यूरोप को अफ्रीका से। यूरोप को अफ्रीका से, जितिन जोशी, ठीक है बेटा, यूरोप को अफ्रीका से। तो दूसरी तरफ आप देखना, यहां आ जाओ, एजियन सागर के बाद अब डार्डेनल्स से बात शुरू होती है। तो डार्डेनल्स जल संधि, मरमरा सागर, बास्पोरस जल संधि, ब्लैक सी, कॉकेसस माउंटेन, कैस्पियन सी, यूराल रिवर, यूराल माउंटेन तथा पिचौरा नदी घाटी, ये अलग कर देते हैं यूरोप को एशिया से। कैसे कर देते हैं? एशिया से। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये यूरोप छोटा, छठवां महादेश है बेटा। इससे छोटा बेसिकली ऑस्ट्रेलिया था और अब जीलैंडिया के पता चल गया है, तो छोटा छोटा महाद्वीप है ये, छठे नंबर पर आता है। पर ये पूर्वी भाग में यूराल पर्वत के सहारे एशिया महाद्वीप से जुड़े होने के कारण ये अर्ध महाद्वीप, सेमी कॉन्टिनेंट की श्रेणी में आता है। महाद्वीप का दर्जा प्राप्त तो है, पर ये एक अर्ध महाद्वीप की श्रेणी में आता है, जिसकी सीमाएं कुछ इस प्रकार से निर्धारित हैं या सुनिश्चित हैं। ठीक है। अब यहां पे दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे कि ये सीमाएं होंगे। तो सीमाओं के बारे में एक बार मैं इंट्रोडक्शन के रूप में आपको लिखाता हूं, फिर आफ्टर दैट यूरोप के छोटे छोटे पार्ट्स में प्रवेश करेंगे, छोटे-छोटे पार्ट्स में प्रवेश करेंगे। तो लिखो, सभी के सभी सीमाओं के साथ प्रवेश कराता हूं आपको। लिखें, आर्थिक दृष्टि से अत्यंत ही उन्नत, आर्थिक दृष्टि से अत्यंत ही उन्नत, अत्यंत ही उन्नत देशों से संबंधित यूरोप महाद्वीप भौगोलिक दृष्टि से एक अर्ध महाद्वीप है। भौगोलिक दृष्टि से एक अर्ध महाद्वीप है, जिसकी पूर्वी सीमा यूराल पर्वत, यूराल नदी एवं कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, यूराल नदी एवं कैस्पियन सागर द्वारा सुनिश्चित होती है, जबकि दक्षिणी सीमा पर कॉकेसस पर्वत, काला सागर, ब्लैक सी, कॉकेसस पर्वत, काला सागर, बास्पोरस जल संधि, मरमरा सागर। देखना, बास्पोरस पर प्रश्न पूछा है, मरमरा पर प्रश्न पूछा है, तो डार्डेनल्स पर प्रश्न पूछा है, तो बास्पोरस जल संधि, मरमरा सागर, डार्डेनल्स जल संधि, भूमध्य सागर एवं जिब्राल्टर जल संधियां अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करती हैं। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे, यूरोप यूराल पर्वत के सहारे, एशिया से जुड़े होने के कारण एक पूर्ण महाद्वीप की श्रेणी में नहीं आता। बल्कि इसे अर्ध महाद्वीप कहना अधिक उचित होगा। जिसके उत्तर में आर्कटिक एवं पश्चिम में अटलांटिक महासागर की अवस्थितियां हैं। पूर्ण विराम परिचय करते हुए लिखें कि यूरोप की भौगोलिक अवस्थितियों को, अभी हमने मेडिटेरेनियन सी के अंदर के भाग नहीं लिखाऊंगा, तो क्या लिखेंगे? यूरोप की भौगोलिक अवस्थितियों को हम निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब विभाजित करते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, कैसे कैसे शुरुआत होगी, बहुत अच्छे से आपको हर बात एक एक करके अलग अलग करके पढ़ाऊंगा।
सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक साथ सारा का सारा नहीं करना, बहुत छोटा छोटा भाग करना है। सबसे पहले तो आपको इस अवस्थिति को मैं समझाना चाहूंगा, दिस वन, ये वाली अवस्थिति, ये वाली अवस्थिति, इस अवस्थिति को मैं समझाना चाहूंगा आपको, ये अवस्थिति, दिस वन। एटलस में एकदम फोकस रहिएगा। एटलस में आपको एक चीज और बताऊं कि शायद जस्ट वेट, मुझे जस्ट वेट, यस, जैसे मैं ऑक्सफोर्ड का उठा रहा हूं एटलस, तो ऑक्सफोर्ड ने ये ब्रिटिश आइल्स को बेटा अलग से एक पेज में दिया हुआ है। आगे पेज पलट कर देखेंगे, एक दो पेज पलट कर, तो ब्रिटिश आइल्स को अलग पेज में दिया है। बहुत अच्छी सी बात है, बहुत खुशी हुई मुझे, किसने दिया हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन को अलग से पेज में दिया। इसको भी देखिए, वाओ, एक पेज पलट देंगे तो ब्लैक स्वान ने भी ब्रिटिश आइल्स को एक अलग पेज में दिया हुआ है, इसने भी दिया हुआ। तो ब्रिटिश आइल्स को देखना है, ब्रिटेन को देखना है, यूनाइटेड किंगडम को देखना है, सबको देखना है। तो आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा, आप बस सुनो बेटा मुझसे। बहुत अच्छे से यूरोप को पढ़ा देता हूँ आपको, है ना, बहुत अच्छे से, क्योंकि इसकी अवस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस आइल्स, ये बेसिकली ये द्वीप समूह है, आप ऐसा समझना। आइल्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बहुत अच्छे से, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, बहुत अच्छे से सुनना। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में जो प्रमुख आइलैंड्स ग्रुप हैं, प्रमुख आइलैंड्स ग्रुप हैं, दो आइलैंड्स ग्रुप है, एक ये वाला आइलैंड ग्रुप है, दिस वन, एक ये वाला आइलैंड ग्रुप है, दिस वन, और एक ये वाला आइलैंड ग्रुप है। जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले आइलैंड ग्रुप को कहते हैं ब्रिटेन। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो दूसरा वाला है, इसको कहते हैं आयरलैंड, आयरलैंड कहते हैं, आयरलैंड कहते हैं। ये दो ग्रुप है। इसके ऊपर भी यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इन सबको मिलाकर के ही बेसिकली ब्रिटिश आइल्स कहा जाता है। पर आप देखो, पहला तो ब्रिटेन दिखाया मैंने, और ब्रिटेन के बाद आयरलैंड दिखाया। ब्रिटेन को ये लोग ब्रिटेन नहीं बोलते, बट क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। ब्रिटेन को ये लोग ब्रिटेन नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। आप पूछोगे सर ग्रेट ब्रिटेन ये लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, आपको समझाना चाहूंगा बेटा। ग्रेट ब्रिटेन कहने के पीछे इनका उद्देश्य है कि ब्रिटेन का ये जो उत्तरी भाग है ना, दिस वन, ये उत्तरी भाग, सपोज इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, ये है स्कॉटलैंड। फिर यहाँ पर ये जो पश्चिम का हिस्सा है, इसको सेकंड नाम दे देते हैं, ये है वेल्स। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है, तीसरा हिस्सा जो सबसे बड़ा है, इसको तीसरा बिंदु नाम दे देते हैं। तो बेसिकली ये छोटा ही जूते के आकार का एक आइलैंड है। ये छोटा आइलैंड ही क्यों ना सही, पर ये आइलैंड तीन भागों में बटा है। ये आइलैंड तीन भागों में, स्कॉटलैंड, वेल्स एवं इंग्लैंड, तीन चीजें मिली हैं। मैं आपको बोलूंगा क्या क्या है। यहां पर लिखा है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड फर्स्ट, दूसरे नंबर पर वेल्स एवं तीसरे नंबर पर इंग्लैंड। इन तीन को मिलाकर के दोस्तों, इन तीन को मिलाकर के कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। सॉरी, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। तीन याद रखिएगा। अब आप बोलोगे सर तो क्या ब्रिटेन एवं ग्रेट ब्रिटेन एक ही? यस बेटा, ब्रिटेन शब्द नहीं बल्कि ब्रिटेन को ही, ब्रिटानिया क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। अब इसमें एक नाम आ जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो जब इसमें हम प्लस कर देते, देखो ये आयरलैंड था ना, तो आयरलैंड का ये वाला भाग उत्तरी आयरलैंड कहलाता है और ये वाला भाग आयरलैंड कहलाता है। आयरलैंड दो भागों में बटा है, नॉर्थ आयरलैंड जिसकी राजधानी बेलफास्ट है, और एक आयरलैंड है जिसकी राजधानी डबलिन है। तो जब हम उत्तरी आयरलैंड को मिला देते हैं, चौथी अवस्थिति की बात करूंगा, उत्तरी आयरलैंड, जैसे ये उत्तरी आयरलैंड मिल जाता है तो ये कहलाने लगता है यूके। तो ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड दोनों मिल गए तो हो गया यूके। यूके का फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। यहां नगर कौन से हैं और इसकी क्या महत्ता है सब समझाऊंगा बेटा, बस सुनते जाना मुझे। आप कोई प्रश्न मत करना, मैं 100% यकीन दिलाता हूं, मैं सारे प्रश्नों का जवाब दे दूंगा, हर प्रश्न समझा दूंगा आपको। फिर से बोलूंगा, ब्रिटिश आइल्स के अंतर्गत ब्रिटेन वाला आइलैंड, आयरलैंड का आइलैंड, और इसके उत्तर में जैसे ये फेरोज आइलैंड दिया हुआ है, शटलैंड आइलैंड्स दिया हुआ है, तो ये छोटे छोटे आइलैंड्स, ये सब मिलाकर के बेसिकली ये सब मिलाकर ब्रिटिश आइल्स कहलाते हैं। क्या कहला गए, ब्रिटिश आइल्स कहला गए। अब ब्रिटिश आइल्स के जो दो मुख्य द्वीप समूह है, उसमें से ब्रिटेन है और आयरलैंड है। तो ब्रिटेन में तीन देशों की अवस्थिति है। फिर से बोलूंगा, ब्रिटेन में तीन देशों की अवस्थिति है। उत्तर में है स्कॉटलैंड, दक्षिण पश्चिम में यहां पर यह अवस्थिति वेल्स की प्राप्त होती है, प्लस जो बची हुई सारी अवस्थिति है वो प्राप्त होती है इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और जैसे ही ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्थ आयरलैंड मिलाते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम कहलाने लगता है। उसमें साउथ आयरलैंड अपने को इससे नहीं जोड़ता, सॉरी आयरलैंड इसको अपने से नहीं जोड़ता, बल्कि केवल नॉर्थ आयरलैंड जोड़ता है, जिसके बाद ये क्या बन गया अपने आप में, ये बन गया यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। यह भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि यहां पर यही अवस्थिति, आप अगर देखो, ध्यान से देखो, ये अवस्थिति यहां पर पाया जाएगा एक चैनल जिसको आप कहते हैं इंग्लिश चैनल। तो यहां पर पाई जाएगी एक जल संधि जिसे कहते हैं डोवर जल संधि। ये इंग्लिश चैनल की अवस्थिति है, इंग्लिश चैनल की अवस्थिति, इंग्लिश चैनल की अवस्थिति। और ध्यान रखना, ये इंग्लिश चैनल बेसिकली किससे जुड़ा है, ये वाला जो हिस्सा आप देखते हो सागर का, इसको आयरिश सी कहते हैं, आयरलैंड सी या आयरिश सी कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है बेसिकली ये बिस्के की खाड़ी का हिस्सा है, बिस्के की खाड़ी है। ये सब किसके पार्ट है, अटलांटिक महासागर के पार्ट है, सब अटलांटिक महासागर के पार्ट है। चाहे नॉर्वेजियन सी की बात करें, चाहे आयरिश सी की बात करें, चाहे बे ऑफ बिस्के की बात करें, ये सब
तो बेसिकली जो इंग्लिश चैनल के ऊपर मैं लिख देता हूं ई, इंग्लिश चैनल ईसी लिख देता हूं। इंग्लिश चैनल बेसिकली अटलांटिक महासागर को डोवर जलसंधि जरूर देखिए, यहां पर एक नगर है डोवर, तो डोवर जलसंधि के सहारे किससे जुड़ रहा है? नॉर्थ सी से। दोस्तों यहां पर ये नॉर्थ सी की अवस्थिति बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अरे अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार है यहां पर, समझ गए? इस बहुत बड़ा आधार है, बहुत बड़ा। ये नॉर्थ सी बहुत इत्मीनान से पढ़ाऊंगा बच्चा, अच्छे से आप लोग जानो, अच्छे से आप लोग। फिर एशिया तो आपका घर है, उसको स्पीड भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको इत्मीनान से पढ़ो, इत्मीनान से बेटा। पढ़ लिया, पढ़ लिया, फिर से बोलूंगा अभी इतनी बात, बार बार बोलूंगा, रटाकर छोड़ूंगा। ये ब्रिटिश द्वीप है, ब्रिटिश द्वीप समूह। मैंने आपको बताया ये सारा क्या है? ब्रिटिश द्वीप समूह। ब्रिटिश द्वीप समूह के अंतर्गत मूल रूप से ब्रिटेन है, आयरलैंड है, शेटलैंड है, फेरोज है, इसको आप लोग फेरो कहते हैं, फेरो आइलैंड है, ये सब मिलकर ब्रिटिश द्वीप समूह कहलाते हैं, जिसमें से स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड मिलकर ग्रेट ब्रिटेन। जब इसमें उत्तरी आयरलैंड जुड़ गया तो ये हो गया अपने आप में यूके, यूनाइटेड किंगडम। आयरलैंड शेष रह गया। इसके एक तरफ नॉर्थ सी है, एक तरफ अटलांटिक महासागर, दक्षिण में इंग्लिश चैनल एवं डोवर जल संधि की अवस्थिति है। अब यहां अगर नगरों को देखेंगे, जस्ट वेट, थोड़ा सा मुझे मौका दें, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, क्या मैंने ऐसा काम किया है यहां पर? जस्ट वेट, इसे अलग कर दिया, इसे अलग कर दिया, इसे अलग कर दिया। हाँ चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। अब यहां अगर आते हैं, इस पे कराते हैं, इस पे अगर आप आते हैं तो कुछ चीजें तो आपने देखा। आप मेरे साथ कुछ नगरों को देखो, जैसे स्कॉटलैंड में 3 नगर आप देखिएगा बेटा, स्कॉटलैंड उसके तट पर लगा। एक आपको यहां पर दिखेगा एकदम नॉर्थ सी कोस्ट पर एबरडीन और एडिनबर्ग, और एक नगर यहां अंदर दिखेगा ग्लासगो। ग्लासगो को चलिए मैं लिख देता हूं जी, ये लिख दिया बेटा जी, बड़े महत्वपूर्ण। एबरडीन, एडिनबर्ग और ग्लासगो। ग्लासगो, अरे कई अवस्थितियां एटलस में नहीं मिलेंगी, एटलस की क्षमता उतनी नहीं होती जितनी टीचर पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर की प्रासंगिकता ना घट जाए। अगर एटलस और चैट जीटीपी बच्चों को पढ़ा लेने लगे तो कोचिंग ना बंद हो जाए, ऐसा नहीं है बेटा। टीचर टीचर होगा हमेशा, उस मैटर को भी पढ़ाने के लिए आपको टीचर की जरूरत होगी। तो साहिल दुबे इंडियन ज्योग्राफी कब पढ़ाएंगे? अगले साल 2027 में। अगले साल 27 ही तो होगा ना, ये मत बोलना 26 होगा। अरे भाई मैपिंग खत्म हो जाएगी तो फिर इंडिया ही पढ़ाएंगे, और क्या पढ़ाएंगे साहिल? क्यों ऐसा खाम खा का प्रश्न पूछते हो? अब ठीक उसी तरह से जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, कोई बच्चा पूछा अच्छा आप राजेश मिश्रा हो ना? अरे हाँ भाई हाँ, वही राजेश मिश्रा जो डेली पढ़ाता हूँ। ओके, फिर से आते हैं, एबरडीन, एडिनबर्ग एंड ग्लासगो आपने देखा, 3 देख लिया, 3 देख लिया। अब आपको इसको जूम कर दीजिए तो पिक्सल फट जाएगा, दिखेगा भी नहीं, कोई मतलब का नहीं है, आपको खुद देखना, इसीलिए मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, यहां आप जाइए और देखिए स्कॉटलैंड। फिर आते हैं जो ये इंग्लैंड वाला हिस्सा, तो इंग्लैंड या इसकी कैपिटल देखिए लंदन, कैपिटल लंदन, लंदन टेम्स नदी तट पर, लंदन की अवस्थिति टेम्स नदी तट पर, लंदन। फिर आगे आपको मजे मजे से ले चलते हैं बेटा, मजे मजे से। लंदन के पास यहां पर अगर आप आएंगे, लंदन के आसपास ही रहेंगे, थोड़ा सा पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो आपको ऑक्सफोर्ड मिलेगा, और इसके उत्तर में आपको ये बर्मिंघम मिलेगा, इसके उत्तर में मैनचेस्टर मिलेगा। ये जो मैनचेस्टर से लेकर बर्मिंघम के आसपास का क्षेत्र है बड़ा ही अधिक औद्योगिक दृष्टि से विकसित है। यही है यॉर्कशायर, यही है लंकाशायर, यही है डार्विन, डार्वी, यॉर्कशायर, लंकाशायर, डार्वी, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, मिडलैंड रीजन कहलाता है ब्रिटेन का बेटा, बहुत ज्यादा औद्योगिक रूप से विकसित है। और यहीं पर वेल्स में लगा है लिवरपूल, यहीं पर ब्रिस्टल है, ये पूरा का पूरा देखेंगे। पूरा देखेंगे। बेसिकली ये जो है ना, यहां पर पेनाइन माउंटेन है पूरा, यहां पर पूरा पेनाइन माउंटेन है, पेनाइन माउंटेन सिस्टम है, पेनाइन माउंटेन सिस्टम बेटा, पूरा पेनाइन माउंटेन सिस्टम। और पेनाइन माउंटेन सिस्टम के साथ हाँ यस ब्रिस्टल जो धुएं में उड़ाते वही वाला ब्रिस्टल है, यहीं पर अवस्थित है कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन यहीं पर अवस्थित है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण, सब कुछ महत्वपूर्ण, जबरदस्त महत्वपूर्ण। इस सब की महत्ता को आप अलग लेवल पर देखने की कोशिश करिएगा, अलग लेवल पर। मैनचेस्टर, लीड्स, शेफील्ड, लिवरपूल, ये सब के सब बहुत महत्वपूर्ण। तो आयरलैंड के संदर्भ में मैंने बताया कि आयरलैंड में उत्तरी आयरलैंड की राजधानी आप देखेंगे बेलफास्ट, और दक्षिण की देखेंगे डबलिन। उत्तर की बेलफास्ट और दक्षिण में देखेंगे डबलिन, बेलफास्ट एंड डबलिन, देखो डबलिन।
अब आपको इसकी सीमाएं बताते हैं। पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में इंग्लिश चैनल, पूर्व में नॉर्थ सी और उत्तर में नॉर्वेजियन सी, नॉर्वे सी है, उत्तर में नॉर्वेजियन सी से घिरा हुआ यह द्वीप समूह, जिसे हम ब्रिटिश द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, एक ऐसा समय था जब दुनिया में इसने राज किया और इसके राज कालखंड में सूर्यास्त नहीं होता था, अर्थात पूर्व से पश्चिम तक इसका अपना साम्राज्य था, जिसके बारे में आप लिखना चाहोगे। सबसे पहली बार आप इसके बारे में लिखोगे तो लिखो सभी ब्रिटिश द्वीप समूह, हेडिंग देना है ब्रिटिश द्वीप समूह, ब्रिटिश द्वीप समूह लिख दिया, हेडिंग देकर लिखेंगे इंग्लिश चैनल एवं, लिखना शुरू करेंगे, इंग्लिश चैनल एवं डोवर जल संधि द्वारा फ्रांस से पृथक, इंग्लिश चैनल एवं डोवर जल संधि द्वारा फ्रांस से पृथक, जिसके पूर्व में नॉर्थ सी मतलब उत्तर सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में उत्तर सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा उत्तर में नॉर्वे सागर हैं, उत्तर में नॉर्वे सागर हैं। पूर्ण विराम लगाएं। आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध, आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध इस द्वीप समूह में इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड को मिलाकर संयुक्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। संयुक्त रूप से ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। क्या कहलाएगा ये? ग्रेट ब्रिटेन कहलाएगा, ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। पूर्ण विराम। उत्तरी आयरलैंड के साथ इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, जिनकी संयुक्त राजधानी लंदन है, पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे ध्यान से कि आयरिश, प्राचीन कर दो, आयरिश तट पर अवस्थित आयरलैंड लिखो, उत्तरी मत लिखो, आयरिश तट पर अवस्थित आयरलैंड द्वीप सांस्कृतिक एवं निर्जातीय दृष्टि से, निर्जातीय मतलब एथनिसिटी, निर्जातीयता, सांस्कृतिक एवं निर्जातीय दृष्टि से ब्रिटेन से अलग है, परंतु उत्तरी आयरलैंड की समरूपता है, पूर्ण विराम। उत्तरी आयरलैंड की समरूपता है, पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे स्कॉटलैंड के प्रमुख नगर एबरडीन, एडिनबर्ग एवं ग्लासगो हैं। ग्लासगो ओलंपिक तो याद ही होगा। के प्रमुख नगर एबरडीन, एडिनबर्ग एवं ग्लासगो हैं। पूर्ण विराम लगाएं। यह नगर उत्तर सागर में अवस्थित डॉगर बैंक से किए जाने वाले मत्स्यन, कॉमा लगाइए, उत्तर सागर तट से पेट्रोलियम उत्पादन एवं शिप बिल्डिंग मतलब जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, पूर्ण विराम। ठीक है, बात यहां पर पहली समाप्ति। अब फिर पैरा चेंज करोगे, पैरा चेंज करते हुए लिखोगे कि इंग्लैंड का उत्तरी मिडलैंड क्षेत्र कोयला भंडार से युक्त होने के कारण औद्योगिक क्रांति की जननी रहा है। इतना महत्वपूर्ण मिडलैंड बेटा, पढ़ लो, ये सब किताबों का नहीं है। औद्योगिक क्रांति की जननी रहा, जहां आज भी
जहां आज भी मैनचेस्टर, जहां आज भी मैनचेस्टर, शेफील्ड, मैनचेस्टर, शेफील्ड, लंकाशायर, मैनचेस्टर, शेफील्ड, लंकाशायर, बर्मिंघम, बर्मिंघम जैसे नगरों की अवस्थिति है, जैसे नगरों की अवस्थिति है। तो ये करते क्या है नगर? तो लिखो जहां सूती वस्त्र उत्पादन के साथ साथ, सूती वस्त्र उत्पादन के साथ साथ, सूती वस्त्र उत्पादन के साथ साथ लघु एवं भारी मशीनरी, लघु एवं भारी मशीनरी, कॉमा लगाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, लघु एवं भारी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स तथा मोटर वाहन का उत्पादन किया जाता है। मोटर वाहन, ऑटोमोबाइल सेंटर डेवलप कर गया बेटा, यहां पर मोटर वाहन का उत्पादन किया जाता है, किया जाता है। पूर्ण विराम लगाकर टेम्स नदी तट पर अवस्थित लंदन, टेम्स नदी तट पर अवस्थित लंदन ब्रिटिश द्वीप समूह का सबसे बड़ा नगर है। ब्रिटिश द्वीप समूह का सबसे बड़ा नगर है। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करो। इस द्वीप के पश्चिमी किनारे पर, पश्चिमी किनारे पर नहीं, पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में कैम्ब्रियन चट्टानों से युक्त, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन नाम सुना ना, पोस्ट कैम्ब्रियन, वही कैम्ब्रियन चट्टानों से युक्त वेल्स की अवस्थिति है। वेल्स की अवस्थिति है, जहां, जहां वेल्स की बात करते हैं, कैम्ब्रियन चट्टानों पर युक्त, कैम्ब्रियन चट्टानों पर अवस्थित, या वेल्स, वेल्स की अवस्थिति है, जहां, जहां कार्डिफ, जहां कार्डिफ ब्रिस्टल, जहां कार्डिफ ब्रिस्टल जैसे नगरों, जैसे औद्योगिक नगरों की अवस्थिति है। कार्डिफ ब्रिस्टल जैसे नगरों की अवस्थिति है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर पैरा चेंज करो और क्या लिखोगे? इंग्लिश चैनल, ओ क्षमा चाहूंगा, इंग्लिश चैनल नहीं लिखना था, लिखो नॉर्थ सी, नॉर्थ सी अपने तटीय भौगोलिक नगरों के लिए, नॉर्थ सी अपने तटीय भौगोलिक नगरों के लिए जल परिवहन के साथ साथ मत्स्यन, जल परिवहन के साथ साथ मत्स्यन का, मत्स्यन एवं पेट्रोलियम उत्पादन का, मत्स्यन एवं पेट्रोलियम उत्पादन का केंद्र है। मत्स्यन एवं पेट्रोलियम उत्पादन का केंद्र है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। बात समाप्त, बात समाप्त। ये था भाई ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटिश द्वीप के बारे में। अब फिर से कुछ और आगे बढ़ते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके एक एक क्रम में आगे बढ़ेंगे। बस आप बहुत अच्छे से मुझे सुनते रहना बेटा, सुनते रहना, हर एक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। मैंने ज्यादातर बच्चों को सुना है। तृप्ति सिंह सर, ये नेम इंग्लिश में लिखना, मेंस के लिखने का नहीं है बेटा, ये पीटी के प्रश्न है सब। तो चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, नाम तो नाम है बेटा। अब तुम अपना नाम तृप्ति इंग्लिश में क्यों लिखी हो, मैं पूछूं तो, है ना बेटा? और बच्चे पूछे, तुम्हारे माध्यम से बोलना चाहूंगा, अरे नाम चाहे तुम हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो, कौन सी तबाही मच जानी है? हिंदी में लिख लो तो, लंदन लिखना तो ला में अंग की मात्रा लन, दा और ना, लंदन लिख दो, क्या फर्क पड़ जाना है बेटा, क्या फर्क पड़ जाना है? अभी भी इतने दिन बाद भी कई बच्चे यहीं उलझे हुए। चलो अब फिर शुरू करते हैं बेटा, फिर शुरू करते हैं। और यहां पर अब आते हैं, एक नाम आप देख रहे हो, ये स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया देख रहे हो। अब केवल यहां फोकस रहना जिसकी बात कर रहा हूं, ये स्कैंडिनेवियन पर्वत है, स्कैंडिनेवियन पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गोल्डन पिजन करके है, गोल्डन नहीं, गैल्धो पिजन है सबसे ऊंची चोटी। तो आपको कभी इसकी सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछेगा, तो गैल्धो पिजन आप ना भी याद करो तो सब चलेगा, पर ये स्कैंडिनेवियन माउंटेन याद ही हो जाएगा क्योंकि स्कैंडिनेवियन रीजन में अवस्थित है। अब आपको मजे की बात बताऊं कि आपको इस तरह से देखो, आयरलैंड यहां दिमाग में रखो, ये दिमाग में रखो, इससे आपको याद नहीं होगा। यहां आप ऐसा करो, यहां आपने ऐसा करो कि आपने यहां पर नॉर्थ सी देखा है, अब कुछ और दिखाता हूं। नॉर्थ सी के बाद ये जटलैंड पेनिनसुला देख लो, ये बाल्टिक सी देख लो, गल्फ ऑफ रीगा देख लो, गल्फ ऑफ फिनलैंड देख दो, गल्फ ऑफ बोथनिया देख लो। बार बार बोलूंगा, घबराना मत। नॉर्थ सी देखा, अब जटलैंड पेनिनसुला, जटलैंड पेनिनसुला को यहां पर एक नहर काट देती है जिसको कील कैनाल कहते हैं, कील कैनाल कहते हैं, नहीं होगा एटलस में नहीं होगा। तो ये बाल्टिक सी आ जाता है, यहां पर रीगा है, फिर रीगा की खाड़ी आ जाती है, यहां पर फिनलैंड है तो फिनलैंड की खाड़ी आ जाती है, फिर यहां पर बोथनिया है तो बोथनिया की खाड़ी आ जाती है, बोथनिया की खाड़ी आ जाती है, बोथनिया की खाड़ी। अब इनके साथ अगर आप देखोगे, मैं यहां ना दिखा के कहीं और दिखाना चाहूंगा, कहीं और दिखाना चाहूंगा। कहां? तो यहां आओ मेरे साथ, जस्ट वेट। इसका मैं भौगोलिक मानचित्र, ये ऐसा कुछ, यहां कौन कौन से देश अवस्थित हैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा बेटा। यहां पर
ये देखो आपका आयरलैंड है, ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन, ये है फिनलैंड, ये है डेनमार्क। डेनमार्क की अवस्थिति उसी जटलैंड पेनिनसुला पर है। अच्छा कील लिखा हुआ है, बिल्कुल कील है तो बहुत अच्छा है, KIEL, कील कैनाल है। ये जटलैंड पेनिनसुला जर्मनी से यहां पर अलग होता है, जर्मनी से यहां पर अलग हो जाएगा दिस वन यहां पर, ये KIEL कील कैनाल से, कील कैनाल से अलग हो जाएगा। ठीक है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छे से। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क। अब इनके बारे में भी सुनना, गड़बड़ मत करना, इनके बारे में भी सुनना। एक शब्द आता है स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्कैंडिनेवियन कंट्री। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आता है तो मैं बताऊंगा, इसके अंतर्गत 3 आते हैं। एक आता है आइसलैंड, दूसरा आता है नॉर्वे, दूसरा कौन आएगा, नॉर्वे आएगा बेटा, और तीसरा आएगा स्वीडन, तीसरा कौन आएगा, स्वीडन। इन 3 को मिलाकर स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है। आप बोलोगे सर फिनलैंड नहीं, तो मैं बोलूंगा ना फिनलैंड नहीं, इन 3 को मिलाकर स्कैंडिनेविया, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन को मिलाकर ये स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं। इन तीनों में जैसे ही हम प्लस करते हैं, प्लस फिनलैंड, जैसे ही हम करेंगे क्या, फिनलैंड, तो फिनलैंड को प्लस करने पर इसका नाम हो जाता है फिनो स्कैंडिनेविया। क्या नाम हो जाता है, फिनो स्कैंडिनेविया। अब ये फिनो स्कैंडिनेविया हो गया, अब ये फिनो स्कैंडिनेविया हो गया। पहले ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थी, अब ये क्या हो गया, फिनो स्कैंडिनेविया हो गया। अब फिर से बेटा हम जैसे ही इनमें फिनो स्कैंडिनेविया में बताना चाहूंगा, फिनो स्कैंडिनेविया में प्लस करते हैं डेनमार्क, क्या प्लस कर देते हैं, डेनमार्क प्लस कर देते हैं, तो डेनमार्क को प्लस करते ही ये हो जाता है नॉर्डिक कंट्रीज। क्या हो जाता है बेटा, ये नॉर्डिक कंट्रीज हो जाता है, नॉर्डिक कंट्रीज। एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। समझ में आया? चेंजेस भी क्या है मैं वो भी बताऊंगा बेटा, चेंजेस भी बताऊंगा, चेंजेस भी बताऊंगा। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसमें डेनमार्क जुड़ा है, सब बताऊं, वो भी बताऊंगा। फिर से बोला चाहूंगा, पहले जो परंपरागत ट्रेडिशनल है वो चीज सुन लो मुझसे और समझ लो। जब हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन सी है, तो आयरलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन। पहले इतना याद करो बेटा, फिर चेंजेस में बताऊंगा आपको। नहीं है एटलस में तो रहने दो, बोर्ड में आ जाओ, मुझसे सुन लो, मुझसे सुन लो। जैसे ही इसमें फिनलैंड जोड़ते थे, फिनो स्कैंडिनेविया कहलाने लगता है। अब फिनो स्कैंडिनेविया में डेनमार्क जोड़ दो तो नॉर्डिक कंट्रीज कहलाने लगते हैं। नॉर्डिक मतलब आर्यन रेस। पापा कुमार समझ में तो आ रहा है, लेकिन सब रटना तो बेटा, फैक्ट तो रटना ही पड़ेगा ना। जैसे मैंने बताया मेरा नाम राजेश मिश्रा है, तो आपको ये बात तो याद करनी पड़ेगी ना बेटा, नाम तो याद ही करना पड़ेगा, फैक्ट तो याद ही करना पड़ेगा, मैपिंग तो बिल्कुल बेटा याद करने की है। तो हुआ क्या कि ये जो आइसलैंड है, आइसलैंड का पॉपुलेशन सेंसस हुआ। अगर मेरी बात सुनोगे नहीं राधे तो कभी नहीं समझोगे बेटा। जब सेंसस हुआ तो सेंसस में पता चला कि आर्कटिक में अवस्थित आइसलैंड में इस समय पर 3 प्रकार की मानव जातियां हैं। एक तो अपने आप में नॉर्डिक है ही, नॉर्डिक है ही। नॉर्डिक के साथ साथ एक और जाति है इसमें से, नॉर्डिक में से ही एक कॉकेसस, और कॉकेसस का एक दूसरा वर्ग है इसमें नॉर्डिक में, और एक इसमें कुछ मात्रा में जो पोलर मंगोल हैं वो भी हैं, पोलर मंगोल भी है। अब कैसे इसे माना जाए, जो सेंसस से बदला, यहां पर नॉर्डिक लोगों की संख्या हुई है कम। जब नॉर्डिक लोगों की संख्या हुई कम तो अब इसे नॉर्डिक कंट्री से हटा दिया गया। तब फिर से सुनना, जब भी नॉर्डिक कंट्रीज की अब बात आने लगी है तो उसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क का नाम आता है। हर बात को समझोगे बेटा तब। ठीक है राधे विकास गुप्ता, साहिल राज वेलकम। करण, पटना बेटा आने का तो कुछ ऐसा प्लान नहीं, कोई ऐसा प्लान नहीं। अभिराज ठीक है बेटा, फिर से बोलना चाहूंगा, बदलाव को भी समझना, पहले सुनते जाना। अवस्थिति परक दृष्टिकोण से है, अवस्थिति परक दृष्टिकोण से मैंने क्या बताया कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंतर्गत ये आते हैं। फिनलैंड जुड़कर ये कहलाने लगा फेनो स्कैंडिनेविया। क्या कहलाने लगा, फेनो स्कैंडिनेविया। फिर अब फेनो स्कैंडिनेविया के साथ हमने डेनमार्क को जोड़ा, डेनमार्क को जोड़ा कशिश बेटा ऐसे तो मैं अभी थोड़े दिन बाद अपना कई सारा प्रोफाइल्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा फोन नंबर के अलावा, आप वहां से मुझसे जुड़ सकते हो प्रॉपर। ठीक है, फिर से बताना चाहूंगा, पर इस समय आइसलैंड को इससे क्यों पृथक किया गया, उसकी वजह है, आइसलैंड इस समय से पृथक कर दिया गया
क्योंकि बेसिकली ये रेशियल कंपोजिशन के आधार पर नाम रखा गया था ना बेटा। अब वो रेशियल कंपोजिशन उस प्रोपोर्शन में वहां बिलोंग ही नहीं करता, तो कैसे उसे जोड़कर रखा जाएगा, कैसे जोड़कर रखा जाएगा? इन सब चीजों को समझना है बेटा। तो जब समझना है तो ये बात यहां ध्यान देनी होगी। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी टीचर कहीं, मैं ये नहीं कहता गलत सही पढ़ाता है, बस ये है कि मैं थोड़ा बैकग्राउंड से लेकर आपको यहां तक समझा रहा हूं, क्योंकि ये थोड़ा उस लेवल पे ले जाना चाहता हूं ताकि आपको कहीं कभी दिक्कत ना हो, कहीं कभी दिक्कत ना हो। बिल्कुल टेलीग्राम आईडी बता देंगे, सब कुछ बेटा आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, और उसके माध्यम से अभी मैं आपको बता दूं, मिड अप्रैल के बाद उसमें मैं काफी एक्टिव रहूंगा। टेलीग्राम आईडी में अपने बहुत एक्टिव रहूंगा, टेलीग्राम आईडी में अपने इंस्टा पर भी, और बहुत एक्टिव रहूंगा। आप सबके लिए बहुत अच्छा मैटर और सब कुछ अवेलेबल कराऊंगा। बेसिकली दोस्तों मैंने एक प्लान आप सबके लिए ही किया है कि अब मैं एक लंबे समय के लिए, जो अभी 3-4 कक्षाओं 4 कक्षाओं तक की व्यस्तता रहती है, तो एक कक्षा की व्यस्तता हटाकर थोड़ा सा उसमें मैं, जो अब देखो होता क्या है कि इन कक्षाओं में लिमिटेशन हो जाती है कि मुझे कितना मैटर देना है, कई बार करेंगे और आप लोगों के लिए देंगे, जो धीरे हर सेक्शन पर को भी छोटा बेटा केवल दिल्ली ही, कभी भी आपका प्लान। हाँ ये जरूर है कि एक क्लास ड्रॉप करके आपको, कि कई सेक्शन ऐसे हैं ज्योग्राफी के जो अछूते रह जाते हैं और बच्चे परेशान हो रहे हैं, पढ़ पाते, वो सबके मैटर बहुत अच्छे से प्रॉपर क्लासेस लेक्चर्स सब कुछ डिलीवर कराएंगे वहां पर। ओके मोहम्मद फैजान बेटा नहीं मिल पाए, हो गए उसके, सॉरी छुट्टियों में हाँ हो जाता है ऐसे। बिल्कुल इंडियन ज्योग्राफी भी कंटिन्यू करेंगे इसके बाद 3 दिनों के बाद। आगे बढ़े अब, चलो टाइम पास नहीं करिए, इधर आइए पढ़िए। तो ये मैंने कारणों से बताया कि कुछ ऐसा ऐसा है, कुछ ऐसा ऐसा है। अब इन अवस्थितियों में आपको देखना क्या है, जो मैं समझाता हूं। इन अवस्थितियों में कमलेश मेरा प्रणाम बोलना बेटा, मेरा प्रणाम बोला मां को। ओके चलो यहां देखो, आप इनको, इन अवस्थितियों के संदर्भ में आपको देखना और समझना क्या है कि जैसे ही आप नॉर्वे पर आएंगे ना, तो नॉर्वे का ये पूरा का पूरा तट, यहां आप देखो बहुत ज्यादा दंतुरित है, डेंड्राइटिक है, कटाफटा, ये पूरा तट कटाफटा। जैसे हमारे, मेरे दांत बहुत दिखाने लायक नहीं है, आड़े तिरछे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, इधर उधर घूम घाम पे कहीं भी पहुंच रहे हैं, पर फिर भी मैं समझाना चाहूंगा, जैसे आप ऐसा करोगे, ई करोगे, ई करते दांत देखोगे ऐसा 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 जिगजैग दिखेगा, इसीलिए ऐसे तटों को कहा जाता है दंतुरित तट। कैसे कहते हैं बेटा उसको? दंतुरित तट, दंतुरित तट कहते हैं। अब ये दंतुरित तट बना कैसे, इसको किसने काटा? तो ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड जब आप पढ़ाते हैं, ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड जब आप बेसिकली पढ़ते क्या है, आप पढ़ेंगे मुझसे पढ़ते हैं, तो मैंने आपको प्लीस्टोसिन टाइम पीरियड बताया, जिसे आप द ग्रेट आइस एज कहते हो। उस द ग्रेट आइस एज के समय ये पूरा का पूरा भाग एकदम बर्फ से ढका था, और यहां पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती थी हिमानियां, और हिमानियों ने जब हिमानियां पिघलना शुरू की होलोसिन टाइम पीरियड पर, तो उन्होंने इसे खूब ज्यादा जिगजैग कर दिया, हिमानियों ने इसे जिगजैग कर दिया। ठीक है, और जिगजैग कर दिया और हिमानियों द्वारा काटे गए इस प्रकार के तट को ही किस नाम से जाना जाता है? FYORD, फियोर्ड कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? ये वाला तट कहलाता है फियोर्ड कोस्ट। फियोर्ड कोस्ट 2 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो ये फिशिंग ग्राउंड होते हैं, बच्चों ने पूछा करोल बाग सेंटर पे, नहीं, मुखर्जी नगर सेंटर के पास बेटा, हिंदी माध्यम की कक्षाएं मुखर्जी नगर सेंटर के पास रहती है। तो ये एक तो फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा होता है। दूसरे नंबर पर आपको बता दूं कि फिशिंग ग्राउंड के साथ साथ इस तटवर्ती क्षेत्र में अच्छे बंदरगाहों की भी स्थापना होती है, और तीसरे नंबर पर दोस्तों जलप्रपातों की उपस्थिति की वजह से इनसे जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन, मत्स्यन एवं अच्छे बंदरगाहों की स्थापना इन कटे फटे तटों में होती है, और नॉर्वे का यह तटवर्ती भाग पेट्रोलियम निक्षेप से भी युक्त है। तो नॉर्वे इन सब कारणों से जाना जाएगा, नॉर्वे बेटा इन सब कारणों से जाना जाएगा, और नॉर्वे इन कारणों से जाना तो जाएगा। तो नॉर्वे के ओस्लो के अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण नगर है क्या? तो मैं बोलूंगा यस। तो नॉर्वे के महत्वपूर्ण नगरों में एक उत्तर में नगर है यहां पर ट्रोमसो, और एक यहां पर मध्य में नगर है ट्रोंडहेम। तो ट्रोमसो एवं ट्रोंडहेम, केवल 2 नगरों को देखो आप। ओस्लो, ये कैपिटल तो ओस्लो है ही है, बल्कि यहां पर इस तट पर सारे नॉर्वे के नगर एकदम तटीय हैं, एकदम तटीय हैं बेटा। पर ट्रोमसो एंड ट्रोंडहेम, ट्रोमसो एंड ट्रोंडहेम। अर्ची मिश्रा, मैं कल अपना टेलीग्राम आईडी आपको अवेलेबल करा दूंगा बेटा, भी आज पढ़ लो। ट्रोमसो एंड ट्रोंडहेम, ट्रोमसो एंड ट्रोंडहेम। पर ध्यान रखना उसमें एक्टिव होगा मैं मिड अप्रैल के बाद, ऐसा मत मान लेना सर एक्टिव नहीं तो देखना बंद करो, मई से पर्याप्त एक्टिव हो जाऊंगा उसमें मैं। ट्रोमसो एंड ट्रोंडहेम, ठीक है। कोई बच्चों ने पूछा सर क्या केवल फियोर्ड कोस्ट है? या नहीं बेटा, फियोर्ड कोस्ट तो आपके मैंने बताया कि यहां भी है, तमाम दुनिया भर के क्षेत्रों में है। दूसरा सबसे बड़ा फियोर्ड इसी प्रकार का आप अगर देखोगे तो न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा। फिर अब आते हैं स्वीडन में। आपको एक और बात बताता हूं, इनका ये उत्तरी भाग, ये वाला भाग, उत्तर का ये हिस्सा पूरा, यहां पर एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है लैप, उसी की वजह से कहते हैं इसे लैप्स लैंड। ये मंगोलियन ट्राइब है, मंगोल ट्राइब है, बट कुछ लोग बोलते हैं इसके अभिलक्षण नॉर्डिक से ज्यादा मिलते हैं, तो लैप्स लैंड कहलाता है। लैपलैंड या लैप्स लैंड के नाम से जाना जाता है, लैप्स लैंड। क्या कहोगे इसे आप? लैपलैंड, LAPP है।
ठीक है, तो ट्राइबल कम्युनिटी की वजह से यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, लैपलैंड कहलाएगा। फिर आते हैं ये जो स्वीडन आप देख रहे हो बेटा, स्वीडन, स्वीडन आप देख रहे हो, स्वीडन के उत्तर में यहां अवस्थित है एक नगर जिसका नाम है किरूना, बहुत महत्वपूर्ण नगर है किरूना, किरूना नगर। स्वीडन की राजधानी आप स्टॉकहोम, बाल्टिक सागर तट पर तो देख ही रहे हो, बाल्टिक सागर तट पर तो देख ही रहे हो, पर यहां पर आप किरूना देखो। किरूना के साथ एक और भी है गैलिवर, मैं देखना चाहूंगा एटलस में गैलिवर है या नहीं है, आफ्टर दैट आपको दिखाता हूं, अदरवाइज क्यों परेशान करूंगा आपको। तो किरूना, एटलस में किरूना तो है, मुझे चश्मा यूज करना पड़ेगा बेटा, आंखें अब थोड़ी सी दुर्बल हैं। यस, तो किरूना है दोस्तों, यूमिया है, गैविले है, पर गैलिवर नहीं दिया। ओके कोई बात नहीं। तो यहां पर आपको ये उत्तर भाग है जहां पर मैंने डॉट लगाया है किरूना के पास, तो किरूना एवं एक और है गैलिवर की खाने हैं। और आपको बता दूं ये इस उत्तर और पश्चिम यूरोप का सबसे बड़ा सर्वोत्तम गुणवत्ता का लौह अयस्क उत्पादक है, सर्वोत्तम गुणवत्ता का लौह अयस्क उत्पादक है, किरूना एवं गैलिवर। ठीक है, समझ गए? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं कि आपने देखा यहां पर ज्यादा नगर नहीं दिखा है, राजधानी के अलावा इसमें आपने दो नगर देखे, ट्रोमसो एंड ट्रोंडहेम, इसमें राजधानी के अलावा किरूना देखा, गैलिवर नहीं मिला, कोई बात नहीं। आयुष यादव तेरे गांव में बहुत अच्छा इसका तट है बेटा, देख ले एक बार अच्छे से, सच बोल रहा हूं बेटा। गैल बिहार नहीं बोलते इसका प्रोनाउंसिएशन ऋतु, गैलिवर है बेटा, गैलिवर। आगे बोलते हैं। आयुष खामखा के तथ्य जान के क्या करेगा बेटा मेरा प्यारा दोस्त। यहां यहां आपने देखा कि ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये बाल्टिक सी है, ये जो है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी जिसके तट पर है, तो ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, और ये रीगा है, गल्फ ऑफ रीगा है। तो ध्यान से सुनना, आप देखो नॉर्वे यहां से घूमता हुआ यहां फिनलैंड से भी मिल जाता है और यहां रशिया से भी मिल जाता है, तो फिनलैंड और फिनलैंड की राजधानी यहां हेलसिंकी, और कुछ नहीं देखना। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन यहां पर आप देख रहे हो, कोपेनहेगन। किरूना, यस, कुछ बच्चों ने कहा और मैंने देखा भी कि ब्लैक स्वान में है, तो बिल्कुल है ब्लैक स्वान में, किरूना के ठीक पास में गैलिवर है। अमन चौहान उतना कर लो बेटा जितना मैं करवाता हूं क्लास के साथ, जितने मैं बनवाता हूं, जो क्लास पढ़ाता हूं उतने बनाया करो, उसके बाद परेशान नहीं हुआ करो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने अभी देखा आइसलैंड की कैपिटल भी देख लो, रेक्जाविक, आइसलैंड की कैपिटल देख लो रेक्जाविक, बाकी नगर नहीं देखना, केवल रेक्जाविक देखो, रेक्जाविक। अब इसके साथ ही मैं अब आपको इसके बारे में लिखाना चाहूंगा, बिल्कुल बहुत सारे फैक्ट्स हैं और पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो लिखो सभी के सभी बहुत ध्यान से। अब इस फैक्ट्स के बारे में आप क्या लिखोगे, ऐसा लिखो, हेडिंग दो, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है, चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से लिखना, और अब जैसे परिष्कृत करता हूं भाषा को वैसे लिखना, ठीक है। अब सुना, जो जो चेंजेस आ गया, आप चेंजेस के साथ साथ सारी चीजें लिखाऊंगा, उस चेंजेस के साथ बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है ना, चेंजेस के साथ साथ जैसा समय के साथ आया चेंजेस उसके साथ लिखाऊंगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। एक और बात लिखाओ, ऑब्लिक देकर लिखो, नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्डिक कंट्रीज, ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज। अब ऐसा लिखना, ध्यान से सुनना, सब चीजें बहुत अच्छे से सुनना, जो लिखा रहा हूं वैसा लिखो, बहुत अच्छे से, सब समझ में आएगा। लिखो, यूरोप के उत्तरी भाग में अवस्थित, यूरोप के उत्तरी भाग में अवस्थित, उत्तरी भाग में अवस्थित कुछ विशिष्ट देशों का समूह, कुछ विशिष्ट देशों का समूह, जहां जहां नॉर्डिक प्रजाति के, नॉर्डिक प्रजाति के लोगों की बहुलता है, लोगों की बहुलता है, बहुलता है, नॉर्डिक कंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, नाम से जाने जाते हैं। पूर्ण विराम लगाओ। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत 5 देशों का समूह आता है, 5 देशों का समूह आता है, 5 देशों का समूह आता है। नंबर 1 नॉर्वे, नंबर 2 स्वीडन,
नॉर्वे, स्वीडन नंबर 3, डेनमार्क, डेनमार्क नंबर 4, आइसलैंड एवं नंबर 5 फिनलैंड। आगे पीछे क्रम लिख सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। पांचों का नाम याद रखना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, पांच मिलाकर इनको क्या कहते हैं हम? नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज कहेंगे। ठीक है, पूर्ण विराम लिखिए। इनमें से अब वर्तमान स्थिति लिखाना चाहूंगा। इनमें से वर्तमान में नॉर्वे, स्वीडन एवं डेनमार्क, को, तीन का नाम, आइसलैंड को हटा रहा हूं, ध्यान रखना वहां पर। नॉर्वे, स्वीडन एवं डेनमार्क को स्कैंडिनेविया के नाम से जाना जाता है। स्कैंडिनेविया के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान रखना, लिखा जो है उससे थोड़ी इतर बात क्या बता रहा हूं। वर्तमान में क्या है ऐसा, जिसमें दिस वन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, पूर्ण विराम लगाओ। लिखो, इन तीनों में फिनलैंड जुड़ जाने पर, फेनो स्कैंडिनेविया कहलाते हैं। फेनो स्कैंडिनेविया। तो वर्तमान चेंज एक यहां पर क्या हुआ है, चेंज कि इसे हटाकर क्या कर दिया गया है, यहां पर जोड़ा गया है इसे, दिस वन, डेनमार्क को तो अब डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, इन तीन को मिलाकर आपने क्या कह दिया, स्कैंडिनेविया। फिनलैंड जुड़ा तो फिर स्कैंडिनेविया हो गया। फिर बताऊंगा, नॉर्डिक कंट्रीज के अंतर्गत हमने क्या बताया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, और कौन इसमें जुड़ा है, मैंने किसके बारे में बताया, आइसलैंड की। प्रमुख प्रजाति हमने क्या बताया यहां पर, नॉर्डिक थी। तो नॉर्डिक के कारण ये आइसलैंड को भी अभी स्थान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन फिर बता रहे हैं कि इसमें चेंजेस क्या आ रहा है, कि इसमें फिर से इस चेंजेस की बात आ रही है कि यहां पर इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलस कम्युनिटीज होंगी। ये पॉपुलस कम्युनिटीज जब ये होंगी तो इसकी संख्या कम होगी, तो ये श्रेणी से फिर बाहर होगा। ठीक है, श्रेणी से बाहर होगा, पर होगा जब तो वो न्यूज आपके पास रहेगी, हाँ। तो कावेरी मैंने बताया ना बेटा कि चेंजेस भी बताऊंगा आपको, ये चेंजेस हैं। ठीक है, ऐसा बेटा, ऐसा लिख लिया। आगे अब पैराग्राफ चेंज करो, और पैराग्राफ चेंज करते हैं एक एक के बारे में लिखते हैं। लिखो आइसलैंड, एक एक के बारे में, आइसलैंड से शुरू करते हैं। आइसलैंड, अब ये जानकारी जो दे रहे हैं ये एकदम फिजियोग्राफी से ले रहे हैं, मैं जियोमॉर्फोलॉजी से उठाकर दे रहा हूं आपको। लिखो आइसलैंड ज्वालामुखी हॉटस्पॉट पर अवस्थित एक द्वीप है। ज्वालामुखी हॉटस्पॉट पर अवस्थित एक द्वीप है जिसका 95% से अधिक हिस्सा वास योग्य नहीं है। 95% से अधिक हिस्सा रहने लायक नहीं है, वास योग्य नहीं है। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे, आर्कटिक वृत्त पर अवस्थित इसकी राजधानी रेक्सविक दुनिया की उत्तरतम राजधानी है। इससे ज्यादा उत्तरी भाग में किसी की राजधानी नहीं है। इसकी राजधानी रेक्सविक दुनिया की उत्तरतम राजधानी है। पूर्ण विराम लगाकर फिर क्या लिखना है, लिखो जिसके समीप इरमिंजर की गर्म जलधारा, किसकी गर्म जलधारा यहां पर, इरमिंजर की गर्म जलधारा प्रवाहित होने के कारण, इरमिंजर की गर्म जलधारा प्रवाहित होने का, अब ये कहां से उठा रहे हैं, ये समुद्र विज्ञान से उठा रहे हैं, ऐसे लिखा जाता है ना। इरमिंजर की गर्म जलधारा प्रवाहित होने के कारण तटीय क्षेत्र वास योग्य है। अब रहने वाले लोग क्या करेगा, क्या खाएगा, कैसे जिएगा, वो लिखा देते हैं, वास योग्य है। पूर्ण विराम, जिनकी प्रमुख आर्थिक क्रिया मत्स्यन के साथ साथ ध्रुवीय जीवों के बाल से ऊन बनाना है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जैसे कैरिबाऊ पाया जाएगा, उससे ऊन बनाएंगे। ध्रुवीय जीवों के बाल से ऊन बनाना है। पूर्ण विराम, पहली बात समाप्त। अब दूसरे में लिखें नॉर्वे के बारे में क्या लिखेंगे, नॉर्वे एवं उत्तर सागर तट से संलग्न संलग्न नॉर्वे मानव विकास सूचकांक, खुशहाली सूचकांक आदि के उच्च पायदान वाला देश है, जो अपनी 100% ऊर्जा आपूर्ति जल विद्युत द्वारा करता है। पूर्ण विराम लगाएं, लिखे नॉर्वे के फ्योर्ड तट
FI फ्योर्ड की वास्तविक स्पेलिंग क्या है दोस्तों? मैंने यहां गलती लिखी, आप लिखेंगे FIJORD होती है नॉर्वे के संदर्भ में, बाकी हर जगह फ्योर्ड ही लगेगा। FIJORD नॉर्वे के फ्योर्ड तट, मत्स्यन, जल विद्युत उत्पादन, फ्योर्ड तट, मत्स्यन, जल विद्युत उत्पादन एवं प्राकृतिक बंदरगाहों के साथ साथ, प्राकृतिक बंदरगाहों के साथ साथ मत लिखो, प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए जाने जाते हैं, के लिए जाने जाते हैं। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे नॉर्वे उत्तर सागर से, नॉर्थ सी से पेट्रोलियम उत्पादन भी करता है। ठीक है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर लिखा हूं आगे, लिखें नॉर्वे, पहले चेंज करना अब, नॉर्वे एवं स्वीडन के मध्य, नॉर्वे एवं स्वीडन के मध्य स्कैंडिनेवियन पर्वतश्रेणी अवस्थित है, स्कैंडिनेवियन पर्वतश्रेणी अवस्थित है, जिनके उत्तरी भाग में, जिनके उत्तरी भाग में लैप नामक जनजातीय समुदाय, लैप LAPP, लैप नामक जनजातीय समुदाय निवास करता है, इसलिए इसे लैपलैंड कहते हैं, लैपलैंड कहते हैं। पूर्ण विराम लगाकर नॉर्वे, नॉर्वे को मध्यरात्रि, मध्यरात्रि में सूर्य, आधी रात को भी सूर्य दिखाई देगा यहां पर, मध्यरात्रि में भी सूर्य का देश कहते हैं, का देश कहते हैं, तथा यहां ध्रुवीय रात्रि काल में, ध्रुवीय रात्रि काल में अरोरा बोरियालिस, अरे जबरदस्त अरोरा इफेक्ट दिखता है बेटा नॉर्वे से, अरोरा बोरियालिस की अद्भुत छटाएं देखने को मिलती हैं, अरोरा बोरियालिस अद्भुत देखने को मिलेगा, अद्भुत छटाएं देखने को मिलती हैं। पूर्ण विराम, फिर पैरा चेंज करो, और पैरा चेंज करते हुए लिखो स्वीडन, स्वीडन लिखोगे, स्वीडन पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है, पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। लिखो जहां सघन वनाच्छादन, सघन वनाच्छादन के साथ साथ, सघन वनाच्छादन के साथ साथ उत्तरी भाग में अवस्थित, उत्तरी भाग में अवस्थित किरूना एवं गैलीवर, किरूना एवं गैलीवर की खाने उत्तम गुणवत्ता के लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, उत्तम गुणवत्ता के लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। पूर्ण विराम लगाकर स्वीडन, स्वीडन विविध प्रकार के अनुसंधान एवं नवाचार, नवाचार मतलब इनोवेशन, इनोवेशन एंड रिसर्च है ना इंग्लिश में, अनुसंधान एवं नवाचार के लिए भी दुनिया में जाना जाता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन यहां क्यों है इसको समझना है आपको, ठीक है ना। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। तो नेक्स्ट लिखेंगे आप, नेक्स्ट हेडिंग देंगे डेनमार्क, डेनमार्क, डेनमार्क के बारे में लिखेंगे कि जटलैंड मैदानी प्रायद्वीप, जटलैंड एकदम मैदान है, पठारी नहीं है, पर्वतीय नहीं है, जटलैंड मैदानी प्रायद्वीप में अवस्थित, मैदानी प्रायद्वीप में अवस्थित, जो जर्मनी से कील नहर द्वारा पृथक है। अब एक बच्चा पूछता है कि अरोरा बोरियालिस क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा, मेरा थोबड़ा होता है। क्या लिखा आपने? जो जर्मनी से कील कैनाल, कील नहर द्वारा पृथक है, कील नहर द्वारा पृथक है। पूर्ण विराम लगाकर लिखें यह राष्ट्र पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जहां प्रत्येक नगर पूर्ण नियोजित रूप से बसे हुए हैं, जहां प्रत्येक नगर पूर्ण नियोजित रूप से बसे हुए हैं, बसे हुए हैं। पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे डेनमार्क अपनी कुल ऊर्जा आपूर्ति, अपनी कुल ऊर्जा आपूर्ति इसको क्या बोलते हैं, हे कल्चर बोलेंगे, हे कल्चर में कुल ऊर्जा आपूर्ति बायोमास, बायोमास के लिए क्या लिखेंगे? जैव द्रव्यमान ऊर्जा द्वारा, जैव द्रव्यमान ऊर्जा द्वारा प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। 5 मिनट चाहिए मुझे।
ठीक है ना, प्राप्त करता है, पूर्ण विराम लगा दो, लगा दिया, प्राप्त करता है, बस पूर्ण विराम लगाने के बाद देखिए एक लाइन और, डेनमार्क को कोऑपरेटिव कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। एक बच्चा क्लास में उल्लुओं का मसीहा आया है, अभिराज गुप्ता सर ह्यूमन ज्योग्राफी का पढ़ाएंगे। अरे मेरे प्यारे 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 दोस्त, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट चल रहा है, मैपिंग। क्या लिखा आपने, किसी कोऑपरेटिव कंट्री भी कहते हैं, सहकारी देश भी कहते हैं, पूर्ण विराम, लास्ट 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 में क्या लिखेंगे, फिनलैंड। फिनलैंड, तो फिनलैंड में क्या लिखेंगे आप, लिखें कि फिनलैंड को 1000 फिंगर लेक्स, फिंगर मतलब उंगली, जो उंगली दिखाई देती है, तो फिनलैंड को 1000 फिंगर लेक्स कंट्री कहा जाता है। 1000 फिंगर लेक्स कंट्री कहा जाता है, जो अपने वन उत्पादों के लिए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, वन उत्पादों के लिए तथा टेम्परेट लंबरिंग, शीतोष्ण काष्ठ कर्तन, टेम्परेट लंबरिंग के लिए जाना जाता है, टेम्परेट लंबरिंग के लिए जाना जाता है, पूर्ण विराम, बात समाप्त। तो ये था दोस्तों आपका नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज में आपने 5 को पढ़ा, ठीक है, बस। तो इसी के साथ ये बात यहां समाप्त करता हूं, आज समय भी समाप्त हो रहा है। हम लोग कल की कक्षा में यूरोप को समाप्त करते हुए एशिया महाद्वीप में इंटर कर जाएंगे। ओके दोस्तों, आज थोड़ा ज्यादा समय इसके आउटलाइन को बनाने में लगा है, कल